तो जैसा कि आप लोग को पता है, कल थी तारीख 21 अगस्त और था एयरफोर्स का फेज सेकंड का फर्स्ट डे। तो कुछ कैंडिडेट्स का डाउट आ रहा था कि भैया जीडी टॉपिक्स भी कवर कर दो एक वीडियो में, जिससे हम लोग को थोड़ा इजी पड़ जाए नेक्स्ट डे जीडी देने के लिए। जैसे फिजिकल वगैरह तो सब लोगों ने कर दी है, यूट्यूब पे आप लोग काफ़ी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें फिजिकल वगैरह सब कुछ बता रखा है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जीडी टॉपिक्स कवर करने के लिए जो अलग अलग सेंटर्स पे आए थे। जैसे मैंने लिख रखा है, अग्निपथ स्कीम आई थी गुवाहाटी वाले सेंटर पे, उसके बाद आया था स्मार्टफोन अम्बाला के सेंटर पे, उसके बाद जोधपुर एंड बीटा दोनों पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी टॉपिक आया था, एंड बेंगलोर के सेंटर पे आया था मेक इन इंडिया, एंड बीटा के सेंटर पे आया था फ्रीडम ऑफ मीडिया। और कुछ टॉपिक्स इससे रिलेटेड भी थे, जैसे स्मार्टफोन से रिलेटेड एक टॉपिक था फ्रीडम नहीं एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन, जो कि आया था बेंगलोर पे। तो मैं कोशिश करूँगा स्मार्टफोन को कवर करने की, एंड आप लोग इससे रिलेटेड टॉपिक्स मैं होप करूँगा कि आप लोग कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले आते हैं हमारा अग्निपथ स्कीम। तो अग्निपथ स्कीम में सबसे पहले आपकी चीज़ ये आती है, वो है आपको इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे देना है। तो मैंने अबाउट सेक्शन में लिख रखा है इंट्रोडक्शन कैसे देना है आपको। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग ऐसे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे इट अलाउज पेट्रियोटिक एंड मोटिवेटेड यूथ टू सर्व द नेशन आर्म फोर्सेस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। मतलब हम अगर 4 साल दिए जाते हैं एंड टू सर्व इन आर्म फोर्सेस। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, वो अंडर दिस स्कीम द यूथ ज्वाइनिंग द आर्मी विल बी कॉल्ड अग्निवीर। जो इसमें यूथ ज्वाइन करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्निवीर। उसके बाद है अंडर द न्यू स्कीम अराउंड 45,000 to 50,000 सोल्जर्स विल बी रिक्रूटेड एनुअली एंड मोस्ट विल लीव द सर्विस इन जस्ट 4 years। मतलब जो मैक्सिमम टेन्योर है अग्निवीर का वो है 4 years, उसके बाद उसे एक्सटेंड की जाएगी अप टू 15 years। अगला जो पॉइंट है वो है हावेवर आफ्टर 4 years अराउंड 25% ऑफ द बैच विल बी रिक्रूटेड बैक इनटू देयर रिस्पेक्टिव सर्विस फॉर द पीरियड ऑफ 15 years। जैसे मैंने पहले बताया 4 साल के लिए तो आपको मैंडेटरी है कि आपको 4 साल तक सर्विस करनी है। उसके बाद 25% बच्चों को लॉन्ग सर्विस दी जाएगी, बाकी जो 75% है उनको वहीं से आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इट इज़ द ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। कि मतलब ये जो अग्निवीर स्कीम आई है या अग्निपथ स्कीम आई है वो सिर्फ किसके लिए है, सोल्जर्स के लिए, नॉट फॉर ऑफिसर्स। तो पहले पॉइंट में तो ये है। दूसरा है हमारे पास कि अग्नि एक्सपीरियंस बिलो द एजेस between the ages 17.5 years and 23 years will be eligible to apply। एंड 23 years भी इसी साल किया गया, नेक्स्ट ईयर से आई थिंक 21 ही किया जाएगा, क्योंकि इस साल हमें एज रिलैक्सेशन दिया गया था बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है हमारा उसमें हम लोग बोल सकते हैं इट एम्स एट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू पेट्रियोटिक एंड मोटिवेटेड यूथ। ये सब पॉइंट्स आप लोग जीडी के डिस्कशन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन द एवरेज एज प्रोफाइल ऑफ इंडियन आर्मी फोर्सेज बाय अबाउट 4 to 5 years। मतलब जो हमारी एज है इंडियन आर्मी की वो थोड़ी सी और यंग हो जाएगी, कम से कम 4 से 5 साल जो हमारी प्रीवियस एज थी इंडियन आर्मी की। उसके बाद है कि द स्कीम envisions that the average age in the forces is 32 years today, which will go down to 26 in 6 to 7 years। मतलब अगले 6 से 7 साल के बीच में जो हमारी आर्मी की एज है वो 32 से 26 आ जाएगी। मतलब जो हमारी आर्मी है वो तो और यंग हो जाएगी। उसके बाद कुछ बेनिफिट्स भी आते हैं अग्निवीर स्कीम के, जिसमें आप लोग को 11.17 लाख का आपको सेवानिधि पैकेज मिलेगा, जो कि पॉइंट 1 में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको दे विल ऑल्सो गेट 48 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर 4 years। मतलब जो आपका 4 साल का टेन्योर होगा सर्विस का, उसके बीच में आपको 48 लाख का आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। उसके बाद इन केस ऑफ डेथ द पे आउट विल बी ओवर 1 crore इंक्लूडिंग पे फॉर अनरिजर्व टेन्योर। मतलब अगर इन केस अगर डेथ हो जाती है या शहीद हो जाते हैं तो उनको 1 crore रुपीज़ दिए जाएंगे, क्योंकि वो सर्विस करते थे। उसके बाद द गवर्नमेंट विल हेल्प रिहेबिलिटेट soldier who leave the service after 4 years, they will be provided with skill certificate and bridge courses। मतलब जो 4 साल के बाद जो कैंडिडेट्स वहाँ से आउट हो जाएंगे उनको कुछ स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, स्किल सर्टिफिकेट एंड ब्रिज कोर्सेज। मतलब कुछ ऐसा स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो अगले जॉब या अगले सर्विस करने के लिए उन्हें बहुत हेल्पफुल करेंगे। उसके बाद क्या है, व्हाट आर रिलेटेड कंसर्न्स। मतलब कुछ कंसर्न, जैसे आप डिस्कशन करोगे तो कुछ बच्चे तो उनके उसके फेवर में रहेंगे, तो कुछ बच्चे उनके
अगेंस्ट में भी रहेंगे, तो ये सब पॉइंट्स आपके अगेंस्ट में आ जाएंगे। डिफ़िकल्ट टू फाइंड अनदर जॉब, मतलब अगर एक जॉब छूट जाएगी अग्निवीर की तो डिफ़िकल्ट टू फाइंड अनदर जॉब, मतलब आपको दूसरी जॉब ढूंढने भी थोड़ी डिफ़िकल्टी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो जो स्किल है, वो स्किल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आपका मेहनत करने का जो है, जो आपकी मेहनत करने का तरीका या जो आप मेहनत करोगे वो आप अपने यंग एज में सबसे ज़्यादा कर पाओगे। तो आफ्टर लिविंग द सर्विस आपकी एज आई थिंक 26 के आसपास होगी, या मैक्सिमम 26 ही होगी। तो 26 के बाद काफ़ी लोग या काफ़ी बच्चे कैंडिडेट्स मेहनत करने लायक नहीं रह जाते उतने, लेकिन यही एक कारण है कि जो आपको सेकंड जॉब ढूंढनी थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाएगी। उसके बाद क्या है, नो पेंशन बेनिफिट। जैसे हमें पहले कोई भी सोल्जर उसमें सर्विस करता था तो उसे पेंशन दी जाती थी, तो पेंशन भी हटा दिया गया है। एंड इन सब का मेन कारण ये पेंशन ही है। जो थर्ड पॉइंट है वो है ट्रेनिंग में रिमेन अनटाइटल्ड, मतलब जो ट्रेनिंग है वो सेम टू सेम रहेगी। फोर्सेस विल बी लॉस्ट लूज एक्सपीरियंस सोल्जर्स। उसके बाद आता है जवान ज्वाइनिंग द आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी विल बी गिवन टेक्निकल ट्रेनिंग सो दैट दे आर एबल टू सपोर्ट द ऑनगोइंग ऑपरेशंस, बट दीज मैन एंड वुमेन विल लीव द आफ्टर 4 years विच कुड क्रिएट अ वॉइड। मतलब जो आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो 4 साल बाद लीव करेंगे तो वो क्या कर दे, क्रिएट कर देगा, एक गैप क्रिएट कर देगा। उसके बाद जो सिग्निफिकेंस है वो सच सिग्निफिकेंस फॉर सच स्टेप्स फॉर द कंट्री, जिसमें आता है हमारा फ्यूचर रेडी सोल्जर, मतलब हम फ्यूचर के लिए सोल्जर्स भी रेडी कर रहे हैं कि मतलब इन केस फ्यूचर में कुछ वॉर वगैरह हुआ तो उसके लिए हमारे सोल्जर्स एनी टाइम रेडी रहेंगे। उसके बाद मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब जैसे पहले हमारी एंट्री होती थी करीब 5,000 के आसपास, मैक्सिमम 5,000, अब उस 5,000 को बढ़ा के 40,000 या 50,000 कर दिया, तो मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारी बढ़ चुकी है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा बढ़ चुका है। उसके बाद हायर स्किल वर्कफोर्स, मतलब जो दिस विल लीड टू अवेलेबिलिटी ऑफ हायर स्किल वर्कफोर्स टू द इकोनॉमी विच विल हेल्पफुल इन प्रोडक्टिव गेन एंड ओवरऑल जीडीपी, मतलब जीडीपी जो हमारी है कंट्री की वो भी इसमें हेल्प करेगी बढ़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होंगे तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। ये था हमारा अग्निपथ की स्कीम। अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक और आ सकता है, जैसे पूछ लेंगे आपका इम्पोर्टेंस ऑफ अग्निवीर। अब इम्पोर्टेंस ऑफ अग्निवीर में आप लोग इसका बेनिफिट्स ऑफ अग्निवीर ये सब पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने अग्निपथ के लिए सारी चीज़ें कवर कर दी, आप लोग इसको थोड़ा सा कोशिश करना दिमाग में बिठा लो, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए आप लोग आसानी से डिस्कशन कर सको। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आया था हमारे अम्बाला वाले सेंटर पे। इससे रिलेटेड आता है एक एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन, तो ये दोनों टॉपिक भी घुमा फिरा के आ सकते हैं। स्मार्टफोन के लिए जो हमारा इंट्रोडक्शन मैंने तैयार किया वो थोड़ा बहुत छोटा सा ही है, इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा है इसमें, द वर्ल्ड इन टूडेज एरा इज मूविंग एट अ रैपिड रेस विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट हैज़ बिकम वेरी ईजी टू कनेक्ट टू पीपल रेजिडेंसिंग residing in their corner in other corner of the world through a chain of innovation like telephone, mobile phone, internet etc. मतलब आज के ज़माने में हम लोग किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में हम लोग लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं पीपल को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट। बट द मोस्ट वाइड स्प्रेड मोड दैट हैज़ मार्क्ड इट्स प्रेजेंस ऑल ओवर इज़ मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट। मतलब जो मोस्ट यूज है वो मोबाइल फ़ोन है एंड इंटरनेट है। आप लोग जब से जियो आया था आप लोग भी देख सकते हैं कि आजकल हर आदमी के हाथ में एक स्मार्टफोन एंड इंटरनेट तो है ही। उसके बाद आता है प्रोज ऑफ स्मार्टफोन, इसको आप लोग अपने डिस्कशन में यूज़ कर सकते हैं। प्रोज ऑफ स्मार्टफोन मतलब हमें स्मार्टफोन की क्या क्या अच्छाइयाँ लगती है, जिसमें आता है हमारा सबसे पहला ईज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, मतलब हमारी जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है उसको गेन करना या उसको रीड करना ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। उसके बाद आता है हमारा स्टेइंग कनेक्टेड, मतलब जो अगर कोई बंदा अगले स्टेट में या किसी और स्टेट में हो या किसी भी कंट्री में हो, हमें उससे कनेक्ट करना हो तो वो स्मार्टफोन उसको बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। उसके बाद है फॉर हेल्प, मतलब दिस हैज़ टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्मार्टफोन। There are easy way to track location, call for help, record important evidence and stop crime। मतलब इन केस ऑफ अगर कुछ क्राइम होता है तो क्राइम के केस में भी पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन, उसको ट्रैक करती है, लोकेशन ट्रैक करती है, एंड जो कि क्या होता है आसानी कर देता है किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। जो लास्ट पॉइंट है हमारा क्रिएटिविटी, मतलब स्मार्टफोन से हम लोग
क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। कैसे, क्या लिखा है इसमें, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ न्यू क्रिएटिव थिंग्स एंड ट्राई देम ऑन योर ओन एंड बी रिलाइव्ड ऑन बोर्डम और मोनोटोनी। मतलब क्रिएटिविटी आप लोग दिखा सकते हैं स्मार्टफोन से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, या सिर्फ स्मार्टफोन से भी आप लोग अपना ड्राइंग वगैरह में क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आप लोग अपना ब्लॉग जो कि होता है इंटरनेट पे, अगर आप लोग थोड़ा सा जानते हैं किसी टॉपिक के बारे में, आप लोग उसके लिए ब्लॉग बना सकते हैं, तो कुछ लोग उसको रीड करेंगे तो उससे भी आपकी क्रिएटिविटी भी बाहर निकलती है। अगला है कौन सा स्मार्टफोन, मतलब स्मार्टफोन की क्या क्या बुराइयां हैं। बुराइयों में सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब अगर हमारे पास स्मार्टफोन आ जाता है तो हमारा लाइफ बैलेंस भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है। क्या लिखा है इसमें, यू कैन एटर्नली बी स्टक एट वर्क इवन आफ्टर ऑफिस आवर्स और बी कंस्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड बाय पर्सनल कॉल्स एट वर्क, आइदर वे इट वॉज डिस्टर्बिंग द बैलेंस। मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो तो पहले क्या होता था कि लोग एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन आजकल क्या होने लगा है, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो लोग अपने फ़ोन में ही लगे हुए हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा सबसे पहला वर्क लाइफ बैलेंस भी बिगड़ जाता है। अगर आप लोग ऑफिस से निकल रहे हैं, ऑफिस से निकलने में आप लोग अपना फ़ोन यूज़ करते जा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा लेट पहुँचेंगे, और उससे स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करने के बाद भी आप लोग को हो सकता है नींद ना आए, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। ये सब है जो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बिगाड़ देती है। अगला क्या हमारा है पॉइंट, स्ट्रेसिंग आई साइट, जो कि मैंने पहले बताया। आई साइट भी हमारी बिगड़ जाती है ज़्यादा यूज़ करने से, स्मार्टफोन को ज़्यादा यूज़ करने से। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, रातों रात स्मार्टफोन चलाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी जो लाइट होती है उनकी आंखों में ज़्यादा पड़ती है। इससे अब उनका आई साइट भी ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों के चश्मा भी जल्दी लग जाता है, यही कारण है इसका। अगला है क्या पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन। मतलब क्या, ड्यू टू सो मैनी अट्रैक्टिव एप्स एंड वीडियोज़ ऑन द गो वी ट्रेन टू इग्नोर और पोस्टपोन इम्पोर्टेंट टास्क क्वाइट ऑफन। मतलब स्मार्टफोन के आने के बाद हमारा डिस्ट्रैक्शन सच में बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप लोग अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। जैसे 11th-12th में आप लोग का बोर्ड्स होता है, तो बोर्ड्स में ज़्यादातर बच्चों का यही डाउट रहता है कि भैया हम लोग अपना पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास स्मार्टफोन है, हम लोग उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो यही एक कारण है जो हमारे को डिस्ट्रैक्ट करता है। अगला जो पॉइंट है वो है कॉम्प्रोमाइजिंग प्राइवेसी। मतलब ईच टू हैक इन एंड्रॉयड फ़ोन विद इंटरनेट बैंकिंग इज लीडिंग टू अ राइज इन साइबर क्राइम ऑन डेली बेसिस। मतलब डेली टू डेली अगर स्मार्टफोन हमारे बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ हमारा क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। मतलब साइबर क्राइम रेट की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब जैसे हमारे स्मार्टफोन जब हैक किए जाते हैं तो उससे आदमी की प्राइवेसी भी लीक हो जाती है। तो ये भी एक कारण है जिसमें हम लोग बुरे पॉइंट्स मान सकते हैं स्मार्टफोन के। लास्ट में हमारा कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में आप लोग अपने कंक्लूजन दे सकते हैं, जिसमें क्या है हमारे, मैंने इसमें लिख रखा है, मोबाइल फोन्स आर इम्पोर्टेंट, देयर इज़ नो डिनाइंग, बट प्रायोरिटाइजिंग टास्क इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एल्स वी एंड अप वेस्टिंग टाइम एंड ऑब्सेसिंग विद अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। मतलब स्मार्टफोन तो ठीक है, लेकिन उसको लिमिटेड तरीके से अगर यूज़ किया जाए, जैसे जैसे एक एग्जांपल होता है ब्लेड। अगर हम लोग ब्लेड को अच्छे से यूज़ करें तो वो एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है, अगर हम ब्लेड को बुरी तरीके से यूज़ करें तो वही एक क्राइम भी हो सकता है। तो इसी तरीके से स्मार्टफोन भी है, तो स्मार्टफोन को भी अगर हम अच्छी तरीके से यूज़ करें तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आ सकती है। अगर हम बुरी तरीके से यूज़ करें तो उसका खामियाजा भी बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। उसके बाद आता है वी होप दैट जी डी गाइड आर मोबाइल फोन यूज़फुल फॉर, इसको छोड़ दो, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अगला जो पॉइंट आता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला टॉपिक जो है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे आया था, ये था जोधपुर के टॉपिक में। जोधपुर में जो टॉपिक आया था वो यही था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ बच्चे इसके बारे में नहीं बोल पाते क्योंकि वो पढ़ के ही नहीं गए थे। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है, हाँ सबसे पहला जो है इसके हाँ इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, आप लोग ये पूछ सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और अ मशीन टू बिहेव इंटेलिजेंटली विद सम ह्यूमन ट्रेट्स इज नोन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब अगर जो कंप्यूटर है या कंप्यूटर की जो एबिलिटी है या उसकी जो मशीन की एबिलिटी है जो कि बिहेव कर सकते हैं ह्यूमन की तरह, मतलब कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन का कुछ ऐसा यूज़ या उसका जो कुछ ऐसा आउटपुट जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो या ह्यूमन से इंटेलिजेंटली मैच करे, उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे ड्राइवलेस कार्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन स्पीच, हाई लेवल गेमिंग स्ट्रेटेजीज, डिकोडिंग कॉम्प्लेक्स डाटा एक्सेट्रा आर कॉल्ड पॉसिबल बिकॉज आर ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ एडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मशीन। मतलब जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन स्पीच, मतलब ह्यूमन स्पीच के साथ इंटरप्रिटेशन। उसके बाद आता है हाई लेवल गेमिंग स्ट्रेटेजीज, मतलब
जो लोग गेमिंग में हैं उन लोग को थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि हाई लेवल जो गेमिंग होती है उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत यूज़ होता है। उसके बाद डिकोडिंग कॉम्प्लेक्स डाटा, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स डाटा है हमारे पास उसको थोड़ा सा डिकोडिंग, उसको थोड़ा सिंपल बनाना भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम है। उसके बाद एक एग्जांपल आता है कोडिंग। कुछ बच्चे कोडिंग भी करते, जो बीटेक में पढ़ते हैं या जो आईआईटी में पढ़ते हैं, वो लोग कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही आता है, जिसमें हम लोग मशीन लर्निंग भी कह सकते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, जो आपको सबसे मेन है आपका जीडी करने में। प्रोज में क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, ये बड़े बड़े थोड़े से पैराग्राफ है, आप लोग इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या लिखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इवॉल्विंग विद एवरी प्रेसिंग डे, न्यू इनोवेशन बाय विच AI आर मेकिंग आवर लाइफ सिंपलर, फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ वॉइस असिस्टेंट सच एज गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी इज इंक्रीजिंग। सिर्फ यहीं तक आप लोग इंक्रीजिंग तक एक पॉइंट बोल सकते हैं। उसके बाद है क्या है, उसके बाद ईजियर एंड ऑल्सो डाटा सेविंग लॉट ऑफ टाइम, यहाँ दिख नहीं रहा, इसको भी छोड़ दो। फिर आता है डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट रिलाई ऑन लॉट ऑन AI फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। मतलब अगर आप लोग एक आई चेकअप भी कराने जाएंगे तो आजकल कहीं कहीं या किसी किसी डॉक्टर के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मशीन होती है जो ऑटोमेटिकली आई को डिटेक्ट कर लेती है। तो कुछ ऐसा ही पॉइंट इसमें डॉक्टर एंड स्पेशलिस्ट का भी दे रखा है। फिर आता है द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू AI। आजकल आप लोग देखते होंगे ह्यूमन रोबोट्स भी आ गए हैं फ़ॉरन में, या जो ह्यूमन की तरह बात करते हैं, तो वो भी किसका कारण है, वो भी किसका देन है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर है ऑल्सो अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स सच यूज AI, मतलब कुछ ऐसे वीडियो गेम्स भी आजकल आने लग गए हैं जो AI पे बेस्ड होते हैं। AI है हेल्पिंग अस मेकिंग आवर सोसाइटी मोर इंक्लूसिव, ऑल्दो AI इन्वेंशन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल with special need is improving. Elderly people are able to live independently through the help of new innovation. AI has so much potential to make everyone in the society live independently and with dignity. आप लोग लास्ट में ये लाइन बोल सकते हो, AI has so much potential to make everyone in society live independently with dignity. इसके बाद एक पॉइंट है AI is helping companies by saving so much money so that AI can make product cheaper. मतलब अगर प्रोडक्ट को हमें चीप बनाना है तो उसमें भी हम लोग AI की भी हेल्प ले सकते हैं, कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं। इसी तरीके से 2-3 पॉइंट और है, आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर आता है हमारा कॉन्स, मतलब हमारा AI का कॉन्स क्या है, उसके हमारे नुकसान क्या है। सबसे पहला है AI कैन बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी बट इट कैन ऑल्सो बी द रीज़न ऑफ ह्यूमन डिग्रेडेशन। मतलब जैसे आप लोग कंपनीज में देख सकते हैं कि फ्यूचर में आप लोग को ये भी सुनाई दे रहा होगा कि जो रोबोट्स हैं वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देंगे। तो ये भी एक कारण है कि अगर ह्यूमन्स रिप्लेस हो जाएंगे, अगर हर जगह AI या रोबोट्स ही हो जाएंगे तो वो भी ह्यूमन्स कहाँ जाएंगे, वो लोग अपना पेट पालन कैसे करेंगे, तो उसका एक नुकसान है AI का ये। अगला पॉइंट क्या है, ब्रिंगिंग मशीन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड मीन अ रिडक्शन इन ह्यूमन लेबर, वही जो मैंने बताया। उसके बाद सम आर द ओपिनियंस दैट AI कैन यूज कॉज द extinction of human race. Great personality like Stephen Hawking, Elon Musk, and Bill Gates had shown their concern about the negative influence of artificial intelligence and the fear that AI may go beyond the human of control of humans. For example, in 2017, Facebook has shut down one of its AI system as chat bots started talking among themselves in their own language. मतलब 2017 में एक एग्जांपल दिया गया कि फेसबुक ने शट डाउन कर दिया था अपना AI सिस्टम, जो कि क्या था, जो अपना चैट बॉक्स, मतलब जो चैट्स होती है वो आपस में ही टॉक कर रही थी, जो कि AI बेस्ड था। तो इसका भी एक नुकसान था, जो कि जिसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा 2017 में, अब फेसबुक को कुछ टाइम के लिए शट डाउन कर दिया गया था। उसके बाद क्या है कंक्लूजन में आप लोग अपने एंड पॉइंट बोल सकते हो कि आपको क्या कंक्लूजन देना है, मतलब एंड में आपको क्या बताना है AI के बारे में। तो इसमें क्या लिख रखा है मैंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट्स आर ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड फॉर गुड, इट इज़ मेकिंग आवर लाइफ सिंपल एंड ऑल्सो मेकिंग आवर सोसाइटी इंक्लूसिव। मतलब ये तो बात सच है कि ये अपनी लाइफ को सिंपल बना रही है एंड सोसाइटी को भी इंक्लूसिव बना रही है, बट मशीन्स विद AI मस्ट हैव सम लिमिटेशंस। अब मशीन में भी कुछ लिमिटेशन तो होती है भाई। The ethics of artificial intelligence has to formulated well and need to be implemented strictly.
इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑन AI आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल सिक्योरिटी इश्यूज पोस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है या जो हमारा इश्यूज आ रहे हैं वो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के बेस्ड पे हम लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। मतलब इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के बेस्ड पे हम लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक। इसके बाद है मेक इन इंडिया वाला टॉपिक। मेक इन इंडिया कहाँ पे आया था? मेक इन इंडिया टॉपिक था बेंगलोर का। बेंगलोर के सेंटर पे मेक इन इंडिया आया था। इससे रिलेटेड भी आप लोग का ये करंट टॉपिक्स में भी आता है मेक इन इंडिया, लेकिन इसको घुमा के ज़्यादा नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे कि मेक इन इंडिया पे आपके क्या विचार हैं। इसमें आपका मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही ऐड कर रखा है। इंट्रोडक्शन में आप लोग बोल सकते हैं जैसे मेक इन इंडिया इज इनिशिएटिव लॉन्च टू एनकरेज इंडिया एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनीज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। मतलब इसके तहत क्या था कि गवर्नमेंट ने बोला था कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो प्रोडक्ट्स बनाएगी या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेगी इंडिया में ही, जिससे अगर इंडिया में ही प्रोडक्ट बनेगा तो उससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसी को नाम देके क्या गया था, मेक इन इंडिया। फिर क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सो इट्स ऑल टाइम बिगेस्ट राइज। इसको आप लोग हटा भी सकते हैं और इनको काट सकते हैं। आगे क्या है, इन दिस ग्रुप डिस्कशन ऑन मेक इन इंडिया गाइड वी आर गोइंग टू सी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कोट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इनिशिएटिव। वी हैव ऑल्सो पुट टुगेदर अ लिस्ट ऑफ GD टॉपिक्स इंक्लूडिंग। इसको भी आप लोग काट सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, हेयर आर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स द पजल्स। इसको भी हटा सकते हैं। तो अभी तक क्या है, हमारे पास एक पॉइंट निकला है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद अगर आपको कुछ और बोलना है तो आप लोग प्रोज में से कुछ एक आध पॉइंट्स उठा के भी बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन में। हम लोग डायरेक्ट प्रोज पे आते हैं, मतलब फेवर पे आते हैं कि मेक इन इंडिया में फेवर पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में ही बनेगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अगला है फाइटिंग पॉवर्टी। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो पॉवर्टी भी घटेगी, इसलिए फाइट कर सकते हैं पॉवर्टी से भी। अगला फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर इंडिया में प्रोडक्ट बनेगा तो जो लोग कुछ इन्वेस्ट करेंगे वो भी इंडिया में ही करेंगे, इसलिए क्या कहते थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे FDI फ्लोड इन आफ्टर द अनाउंसमेंट मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैव शोन देयर इंटरेस्ट इन ओपनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। मतलब मेक इन इंडिया आने के बाद काफ़ी सारी कंपनीज इंटरेस्टेड हो गई थी कि इंडिया में ही अपना प्लांट लगाएं, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करें। उसके बाद क्या है, हेल्दी कंपटीशन। मतलब जो कंपटीशन होगा वो भी इंडिया में ही होगा और वो भी हेल्दी होगा। हेल्दी का मतलब कैसे, इंडियन कंपनीज विल गेट गुड कंपटीशन एंड विल इम्प्रूव देयर वर्किंग एंड कैलिबर टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। मतलब अगर जैसे कंपटीशन आ गया हमारे बीच में तो उससे क्या होता है, एक पॉइंट, कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर मेक इन इंडिया होगा तो फॉरेन कंपनीज़ भी इंडिया में आके अपना प्रोडक्ट बनाएंगी और उससे क्या होगा, जो हमारी इंडियन कंपनीज़ है उसका भी कंपटीशन बढ़ेगा एंड उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा ही बेनिफिट है दोनों तरफ से। अगला क्या, इसका हम लोग थोड़ा सा कॉन्स देख लेते हैं कि इसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन। मतलब जैसे कि मोर FDI इज़ नॉट सच गुड न्यूज़ फॉर द कैंपेन गिवन दैट सम दोज कंपनीज आर मोस्टली नोटोरियस ऑफ प्लेसिंग देयर ओन रिटर्न्स एज प्रायोरिटी। इसको आप लोग या तो लर्न कर सकते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्या, करप्शन। करप्शन में क्या है, देयर इज़ अ बाउंड टू बी इंडल्जिंग इन मोनोपोली, नेपोटिज्म, करप्शन, फेवरेटिज्म एंड वट नॉट गिवन आवर पॉलिटिशियंस रिकॉर्ड्स। मतलब क्या, इसे करप्शन नहीं पढ़ सकता। करप्शन कैसे बढ़ेगा, जैसे अगर मोनोपोली आ जाएगी, अगर कोई प्रोडक्ट अगर एक ही कंपनी बना रही है तो उससे क्या होगा, मोनोपोली आ जाएगी, उससे हमारा करप्शन बढ़ेगा, उससे हमारा फेवरेटिज्म भी बढ़ेगा लोगों के बीच में। जैसे लोगों को कहेंगे कि हाँ ये कंपनी का प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है, तो वो एक फेवरेटिज्म टाइप का हो गया। अगला क्या, एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में क्या है, इफ़ लिबरलाइजेशन डिड नॉट harm the environment enough, this initiative would attract companies that will be more careless to our environment। मतलब क्या होता है इसका, कि अगर ज़्यादा कंपनीज आएगी इंडिया में तो उससे हमारा एनवायरनमेंट के लिए भी थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है। उसके बाद आता है मोर डेप्ट। वी आर अंडर यूज डेप्ट, इन्वाइटिंग मोर FDI इज नॉट सॉल्विंग द इशू एनीवेयर नियरली पॉसिबल बट डेफिनेटली वर्सिंग इट। मतलब अगर कंपनीज इंडिया में आएंगी, उस हम जैसे कि पहले से हमारे पे ह्यूज डेप्ट तो है ही, अगर कंपनीज इंडिया में आएगी तो उससे हमारा डेप्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं। अगर होगा भी कम तो वो भी इतना कम नहीं होगा कि हमारा डेप्ट कम हो जाए। तो अगर डेप्ट नज़रिए से देखें तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है।
फिर लास्ट में कंक्लूजन में हम लोग कुछ ये सब भी बोल सकते हैं कि द इनिशिएटिव वॉज ब्रॉट विद एन इंटेंशन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री, जो कि बहुत अच्छी लाइन है। उसके बाद इफ़ इट डिलीवर्स द रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग कंसेप्चुअलाइजेशन द कंट्री विल हैव अ लॉट ऑफ थैंक पीएम मोदी फॉर। तो ये सब आप लोग कंक्लूजन में बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक जो कि फ्रीडम ऑफ मीडिया। फ्रीडम ऑफ मीडिया कहाँ आया था टॉपिक? बीटा में। एंड बीटा में भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक आया था। फ्रीडम ऑफ मीडिया में मैंने अगेन वही इंट्रोडक्शन दे रखा है टॉपिक का, जिसमें आप लोग बोल सकते हैं सबसे पहले इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कंट्री हैविंग फ्रीडम ऑफ प्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नोवेयर मेंशन्ड स्पेशली अबाउट अ फ्री प्रेस इन द कंट्री। The right is safeguarded by one of the fundamental rights, that is freedom of speech, आर्टिकल 19A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 19A में हमारे पे क्या गिवन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब जो लोग हैं वो कुछ भी अपनी मर्जी से बोल सकते हैं। तो इंडिया क्योंकि कंसिडर की जाती है एक फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो प्रेस के पास भी फ्रीडम है कुछ भी बोलने का। अगला पॉइंट है इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस प्रेस हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले। इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी जो प्रेस का बहुत ज़्यादा रोल था इंडिपेंडेंस कराने में। इट वॉज अ वॉइस ऑफ कॉमन मैन अगेंस्ट ऑपरेशन। मतलब जो हमारी मीडिया थी उस टाइम पे वो कॉमन मैन की एक वॉइस की तरह काम कर रही थी आवाज़ उठाने में इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इट वुड इंस्पायर बाय द इंडियंस बाय स्प्रेडिंग द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी एंड भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस। जो महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी था या भगत सिंह का आइडियोलॉजी था या सुभाष चंद्र बोस का आइडियोलॉजी था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी किस मीडियम का यूज़ किया जाता था? मीडिया का ही यूज़ किया जाता था। इसके बाद आते हैं 4 वाले पॉइंट्स, मतलब इसके जो फेवर में जो पॉइंट्स हैं मीडिया के फ्रीडम के लिए। सबसे पहला पॉइंट आता है व्हेन द प्राइमरी जॉब ऑफ प्रेस इज़ टू रिपोर्ट न्यूज़ देयर शुड बी नो रेस्ट्रिक्शंस। अगर जैसे प्रेस का प्राइमरी जॉब क्या है? न्यूज़ की रिपोर्टिंग करना, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, जो कि फेवर में एक पॉइंट है। अगला है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री द मीडिया एंड प्रेस शुड बी गिवन ऑल द राइट्स टू पब्लिश द ट्रूथ, दिस वे पीपल विल नॉट बी ब्लाइंड। इसके बाद क्या हमारे पॉइंट्स आता है कि क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो प्रेस के पास भी एक राइट होना चाहिए अपनी बातों को या सच बातों को पब्लिश करने का। इसके बाद जो पॉइंट है वो है इट इज़ सेड दैट वॉइस ऑफ प्रेस इज़ वॉइस ऑफ पब्लिक। मतलब वॉइस ऑफ प्रेस अगर कुछ बातें प्रेस में रिटर्न करके आती है तो वो क्या होती है? एक तरीके से वॉइस ऑफ पब्लिक, मतलब जो एक तरीके से सच होती है। फिर क्या आता है मीडिया क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट वायलेंस एंड सोशल इश्यूज़। मीडिया भी क्या हेल्प करती है? अवेयरनेस करने में, लोगों के बीच में। किसके अवेयरनेस करने में? वायलेंस के बीच में, वायलेंस के लिए अवेयरनेस करने में, या सोशल इश्यूज़ के अवेयरनेस करने में मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके बाद है इन दिस एरा ऑफ सो मैनी टेक्नोलॉजी एडवांस कंपोजिशन प्रेस कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ऑफ बट नीड टू बी रिटर्न, देयर प्राइमरी जॉब इज़ टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट अपडेट्स। मतलब इस एरा में अभी प्रेस का क्या जॉब है कि वो पीपल को इन्फॉर्म करे अबाउट अपडेट्स, नई नई अपडेट्स को लाके पीपल को इन्फॉर्म करे। फिर क्या है प्रेस ब्रिंग्स अप सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज, इट हेल्प सिटीजन रियलाइज देयर मॉरल ड्यूटीज़। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? अगेंस्ट वाले पॉइंट जो आपको डिस्कशन में हेल्प करेंगे। अगेंस्ट में क्या था? सबसे पहला जो हाइप एंड प्रोपेगेंडा क्रिएटेड बाय मीडिया कैन हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ मैनी पीपल। मतलब आजकल क्या हो गया कि मीडिया कोई भी न्यूज़ बना देती है, कोई भी हाइप बना देती है किसी भी चीज़ के लिए, या कोई प्रोपेगेंडा बना देती है, तो उससे क्या होता है? ह्यूमन सेंटिमेंट्स हर्ट कर जाते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है जो मोस्ट ऑफ द इशू कवर्ड बाय मीडिया आर दैट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड पॉलिटिक्स, द मोस्ट इशू ऑफ फार्मर्स एंड पॉवर्टी टेक अ बैक सीट। मतलब जो मेन इशू है फार्मर्स का या पॉवर्टी गरीबी का या अनएम्प्लॉयमेंट का, वो लोग मीडिया इसमें कवर नहीं करती है। जो मेन चीज़ कवर करती है वो सबसे पहला एंटरटेनमेंट, दूसरा क्या है? पॉलिटिशियन का इशू। क्यों? इनका भी एक रीज़न है, क्योंकि इनको इस पर अच्छी टीआरपी मिलती है। अगला क्या है? टू इंक्रीज द रेटिंग ऑफ न्यूज़पेपर गॉसिप्स फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस। मतलब जैसे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी जो न्यूज़ होती है उसको क्या करते हैं? वो हेडलाइन में देते हैं। जो मेन न्यूज़ है जैसे पॉवर्टी वगैरह से रिलेटेड, वो लोग उसको कॉर्नर में डाल देते हैं या उसे डालते ही नहीं है। उसके बाद क्या है? इफ़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड
इट में ब्रिंग इशू लाइक कम्युनिटी मिसअंडरस्टैंडिंग, वायलेंस अमंग यंगस्टर्स। मतलब अगर उन्हें रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, लोगों को मिसलीडिंग करते रहेंगे, वायलेंस अगेंस्ट यंगस्टर, मतलब यंगस्टर के बीच में वायलेंस क्रिएट करते रहेंगे। उसके बाद डोमेस्टिक इश्यूज भी वो लोग कवर नहीं करते हैं, जो कि इसमें पॉइंट में लिखा हुआ है, तो इतना आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, इसका आप लोग समरी इसी पॉइंट्स में से कुछ बना सकते हैं कि जो मीडिया है, मीडिया तो सही है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन आजकल की जो मीडिया है वो लोग कैसी हो गई है, वो एकदम टीआरपी रिलेटेड हो गई है। मतलब वो लोग कोई भी न्यूज़ डाल देते हैं जो कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो। तो पहले की मीडिया तो सही थी, लेकिन आजकल की मीडिया टीआरपी बेस्ड मीडिया हो गई है। वो टीआरपी के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मीडिया तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उसे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। उसे लोगों के इश्यूज उठाने चाहिए, उसे लोगों के एम्प्लॉयमेंट के बीच में बात करनी चाहिए, जिससे हमारी गवर्नमेंट भी सतर्क होगी या उनको भी पता लगेगा कि हाँ हमारे देश में क्या क्या इशू चल रहा है। तो ये सब आप लोग कंक्लूजन में बोल सकते हैं। तो इतने तक कुछ टॉपिक्स। तो मैंने इसमें 5 टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स आए थे जो कि हमें पता नहीं लग पाए। तो अगर आपको पता है इनके अलावा टॉपिक्स, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करके अगली वीडियो में डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो आगे जीडी देने वाले हैं या फेज़ 2 देने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगला एनालिसिस लेके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।